वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, यूपीएससी की, और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था प्रस्तावना, है ना। और आज जो हम लोग बातें करेंगे वो है प्रस्तावना की आलोचना और इसका महत्व। ठीक है, आलोचना करना बहुत आसान है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम बातें करते हैं प्रस्तावना की आलोचना। अकॉर्डिंग टू आलोचक, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, प्रस्तावना की आलोचनाएं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, किसी की आलोचना कर देना, है ना। चलिए देखते हैं। तो प्रस्तावना की आलोचना, इसमें सबसे पहले जो अगर हम बातें करें प्रस्तावना की, ऐसे इससे पहले हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। जैसे कि हम लोग बातें कर चुके हैं किसके बारे में, सत्ता का शासन शक्ति का स्रोत बातें कर चुके हैं, सत्ता का स्वरूप बातें कर चुके हैं, और सत्ता का उद्देश्य बातें कर चुके हैं, है ना। जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज, न्याय स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, बंधुता, इन सारी बातों को हम कर चुके हैं। तो इसलिए नेक्स्ट जो बातें हैं वो है प्रस्तावना की आलोचनाएं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रस्तावना की आलोचनाएं में आलोचना करना बहुत ही आसान है। तो वो पहली जो आलोचना है उसके बारे में बताते हैं। तो ये देखिए, प्रस्तावना जो है ना वो नॉन इन्फोर्सिएबल है। ठीक है, अपरिवर्तनीय है। क्या है? नॉन इन्फोर्सिएबल, मतलब अपरिवर्तनीय है, मतलब सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, ये एक निर्देश के रूप में है सिर्फ। ठीक है, तो इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है, तो इसलिए इसे आलोचकों ने बोला है टीथलेस टाइगर। सरकार बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? टीथलेस टाइगर। मतलब टाइगर तो है बट इसके पास क्या है? तिथ ही नहीं है। ठीक है, यानी दंत विहीन व्याघ्र की संधि दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गई। उसके बाद अगर हम बातें करें तो इसमें ना अस्पष्टता पाई जाती है। अस्पष्टता पाई जाती है। जैसे कि देखिए, इसमें क्या है ना, समाजवाद, जैसे समाजवादी बताए थे कि समाजवाद के क्या प्रकार हैं, और भारतीय बहुत ही विशिष्ट है, स्पेशल है। तो यहाँ पे समाजवाद का अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसलिए बोला गया है कि ये जो है ना इसमें अस्पष्ट बातें हैं, मतलब स्पष्ट बातें लिखी नहीं गई है। ठीक है, तो अस्पष्टता पाई जाती है, प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है। ठीक है, मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर हम बातें करें इसकी आलोचना में, तो नेक्स्ट है कि मौलिकता का अभाव है, ओरिजिनल नहीं है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले प्रियम्बल जो है, ये प्रस्तावना की बातें करें, हिंदी में उद्देशिका है, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया है। ठीक है, और आप लोग जानते भी होंगे। तो देखिए, मौलिकता का अभाव है। जैसे कि आपने क्या देखा था कि अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना किस में लिया गया था? अमेरिका के संविधान में। और इसकी भाषा शैली किससे प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, तो इसमें क्या है? मौलिकता का अभाव है, मौलिकता का अभाव है। देखिए, आलोचना कर देना बहुत ही आसान काम है ना, कुछ भी बोल देना है। लेकिन देखिए, हमारे भारतीय संविधान और संविधान सभा की बातें करें तो देखिए, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे ना, उनके इतना दूरदर्शी तो हम लोग हैं नहीं, ये वास्तविकता है। हमारे जो भारतीय संविधान सभा के निर्माता थे, है ना, जिन्हें निर्माता बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे तो सारे सदस्यों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इसी के वजह से हमारा संविधान आज तक चल रहा है। नहीं तो देखिए, बहुत सारी जगहों का संविधान बदल दिया गया है ना। तो वो कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने किस तरह की भारत की परिकल्पना किया था,
और आज का भारत हमें देखिए, आज भी भारत उतना ही अच्छा है ना। बस थोड़ी सी फेसबुक और व्हाट्सएप इंडस्ट्री की वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से कुछ युवाओं में कुछ अलग सी बातें आ गई है, तो वो रहने दीजिए। तो देखिए प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना का महत्व देखिए कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के अनुसार अगर हम बातें करें, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इनके अनुसार प्रस्तावना जन्म कुंडली है। जिस तरह से जन्म कुंडली जो है ना भविष्य के बारे में बता देती है ना, जैसे आप लोग जाते होंगे है ना पंडित जी, ब्राह्मण, है ना, और वो जन्म कुंडली देख के बताते हैं कि इस मनुष्य का भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के बारे में परिकल्पना कर लेते हैं, है ना। तो वैसे ही मतलब उससे रिलेट किया गया है कि मुंशी के अनुसार क्या है, ये भविष्य के भारत के स्वरूप, रूपरेखा के बारे में प्रदर्शित करती है। तो देखिए कितनी बड़ी बातें हैं, जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली है, ठीक है, के मुंशी के अनुसार। और उसके बाद अगर हम बातें करें ब्रिटिश राजनीति शास्त्र अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है, तो इनके अनुसार ना कुंजी नोट है, इनके अनुसार कुंजी नोट है। और कुंजी नोट है, समझिएगा बात को, इन्होंने सबसे बड़ी बातें क्या की, इन्होंने एक बुक लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में, और उन्होंने इसमें प्रस्तावना की बातें की है। प्रारंभ में कुछ चर्चा किया है भारतीय प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। तो अर्नेस्ट बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर, इनके अनुसार क्या है, तो कुंजी नोट है, कुंजी नोट है। अब समझ लीजिए, इन्होंने जो बुक लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी 1951, इसमें भी इन्होंने इसका जिक्र किया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बातें करें, जो मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनके अनुसार बातें करें तो अमेरिका की जैसे घोषणा पत्र थी ना, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, उसके समान है, कहीं उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें संकल्प है, भारतीय राजनीति के तौर तरीकों के बारे में बताया गया है। तो समझ सकते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह के अकॉर्डिंग अमेरिका की घोषणा पत्र के समान है और कहीं उससे ज़्यादा है। तो समझिए इतने बड़े बड़े लोग, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले क्या समझ पाएंगे इन बातों को। इनके अनुसार क्या है, अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। और कहीं उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। देखिए कहीं उससे ज्यादा है, क्योंकि इसमें राजनीतिक तौर तरीके भी बताए गए हैं, संकल्प है, ठीक है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह के अनुसार, ठाकुरदास भार्गव की अगर हम बातें करें तो ठाकुरदास भार्गव के अनुसार यह आत्मा है, संविधान की आत्मा। देखिए ठाकुर दास भार्गव के अनुसार क्या है, संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। देखिए जिस तरह से
आत्मा के बिना क्या है, शरीर महत्वहीन है, और शरीर महत्वहीन है तो समझिए आत्मा के बिना संविधान का कोई अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा। तो ये भार्गव जी के अनुसार संविधान की आत्मा है। जैसे शरीर में आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। देखते हैं ना मरने के बाद क्या किया जाता है ना, मरने के बाद सारे रिश्ते नाते सारे चीजें खत्म। तो इसलिए ये आत्मा है और ये हमारे संविधान को जीवंत बनाते हैं, लाइव बनाते हैं, ठीक है। और बातें करें गजेंद्र गडकर के अनुसार तो ये संविधान निर्माताओं को समझने के लिए उनकी मस्तिष्क की कुंजी है। अब समझिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कितना महत्व है इसका संविधान में, प्रस्तावना का कितना महत्व है। क्योंकि देखिए महत्व होने का वजह यह भी है कि ये सारी संविधान का समरी है। ये शासन शक्ति का स्रोत बता देता है, भारत का स्वरूप बता देता है और इसका उद्देश्य बता देता है कि क्या क्या होना चाहिए, और लागू होने की तिथि भी बताता है। तो समरी है। तो देखिए गजेंद्र गडकर के अनुसार, गजेंद्र गडकर के अनुसार संविधान निर्माताओं को के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, समझने की कुंजी है, ठीक है। गजेंद्र गडकर संविधान निर्माताओं को के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। अब समझ सकते हैं आलोचना सरकार बाध्य नहीं है, इसलिए इसे टीथलेस टाइगर की संज्ञा दी गई है। और स्पष्टता पाई जाती है, मौलिकता का अभाव है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है। और प्रस्तावना की महत्व की बात है तो के एम मुंशी ने जन्म कुंडली बताया है, अर्नेस्ट बारकर कुंजी नोट, जिसकी और इन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी में इसका जिक्र भी किया है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है और कहीं उससे ज्यादा है। ठाकुर दास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा है, जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का महत्व नहीं है, उसी प्रकार प्रस्तावना के बिना संविधान का महत्व नहीं है। गजेंद्र गडकर संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। और देखिए अब इसके बाद जो है ना एक बातें आती है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, और प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है। और इसके बाद जो हम लोग बातें करेंगे ना वो करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, है ना, फंडामेंटल राइट्स की बातें करेंगे, मौलिक अधिकार की बातें करेंगे, और जो कि VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं उसके लिए, है ना। चलिए तो देखते हैं संविधान में प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, और संशोधनीय है या नहीं है। और इसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बातें करेंगे, तो आपका प्रस्तावना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, अंग कहिए, भाग कहिए, अंग है या नहीं, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, या नहीं है। देखिए अगर हम बातें करें प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है। देखिए आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में यह बातें दिया गया है, किससे, संशोधन और उससे रिलेटेड प्रक्रिया के बारे में, उससे संबंधित प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 368 में, ठीक है। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368
इसमें संशोधन एवं प्रक्रिया की बातें की गई है। संशोधन एवं प्रक्रिया, तो देखिए इसी के अनुसार अगर हम बातें करें संविधान अंग है या नहीं है, तो एक केस आया था बेरूबारी केस, है ना, 1960 में। तो बेरूबारी केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने, एससी ने इस दोनों का उत्तर नो दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है। तो बेरूबारी केस, है ना, बेरूबारी केस 1968, इस दोनों का उत्तर नो, मतलब नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973। तो देखिए केशवानंद भारती केस में इन्होंने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब दिया कि अंग भी है और संशोधनीय भी है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक और कंसेप्ट आया, मूल विशेषता, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर की बातें आई। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि पंथ निरपेक्ष, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में बताए जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे लोकतंत्र, लोकतंत्र को ही अगर संशोधित कर दिया जाए तो फिर संविधान का क्या होगा, महत्व खत्म हो जाएगा, हमारा संविधान का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगा अगर डेमोक्रेसी को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया था, पहले तो केशवानंद भारती केस 1973 में इन दोनों का उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, हाँ दिया। ठीक है, मतलब संविधान अंग भी है और संशोधनीय भी है, प्रस्तावना अंग भी है और संशोधनीय भी है। इसके बाद अगर हम बातें करें, जैसे कि आया था पंथ निरपेक्ष। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस, और SR बम्बई केस। SR हम लोग इसके बारे में भी बातें करेंगे, SR बम्बई केस के बारे में भी बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या एक कंसेप्ट नया आया था, तो मूल ढांचा का, मूल विशेषता का, बेसिक स्ट्रक्चर का। देखिए, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, सारे लेक्चर्स अपलोड करेंगे बट धीरे धीरे, है ना। क्या होता है, एक दिन में कभी कभी ऐसा होता है जो एस्पेरेंट्स होते हैं ना, सडनली उनके ब्लड में उबाल मारता है कि नहीं आज तो हम क्रैक कर ही देंगे। ठीक है, तो इसके लिए टाइम लगता है, तो बस टाइम दीजिए। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट आया था किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर कहिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मूल ढांचा, मूल ढांचा बोलिए या मूल विशेषता बोलिए या आधारभूत विशेषता भी बोल सकते हैं, मूल विशेषताएं। देखिए इसका कंसेप्ट आया जिसमें क्या है ना, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, ठीक है, और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ये क्या है, इन दोनों की बातें करें तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम बातें करें सोशलिस्ट की, समाजवाद की, तो समाजवाद मूल ढांचा नहीं है, मूल ढांचा नहीं है। समाजवाद मूल ढांचा नहीं है तो इसको हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बातें करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार की। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्किल द वर्सटाइल वर्ल्ड।